एक खूबसूरत से जंगल में एक छोटी सी गुफा में पक्षियों का परिवार रहता था। वह सब आराम से टीवी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें टीवी पर मेले का प्रचार दिखाई देता है। पार्टी आयोजित की जा रही है, जल्दी टिकट खरीदिए और इस पार्टी का लुत्फ उठाइए। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, टिकट खरीदने का सिर्फ आज का दिन है। मेले की खबर सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ से मेले की टिकट खरीदने के लिए बोलते हैं। मम्मा, हम सब मेले में जाना चाहते हैं, आप हमें टिकट खरीद कर दे देना। नहीं बच्चों, तुम समझने की कोशिश करो, हम ये टिकट नहीं खरीद सकते। लेकिन बच्चे अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। फिर उनकी माँ उन्हें बहलाने के लिए बोलती है, मेरे बच्चों, हम मामूली पक्षी हैं, हम ये टिकट खरीद नहीं सकते। हम अगले साल जरूर चलेंगे, लेकिन इस बार हम घूमने के लिए कल बाजार चलेंगे। मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी। ठीक है माँ। अगले दिन वो सब एक साथ बाजार जाते हैं और जरूरत का सामान खरीदते हैं। फिर वो दोनों बच्चे एक दुकान के ऊपर एक पोस्टर को लगा हुआ देखते हैं, जिस पर लिखा था कि प्रतियोगिता जीतने वाले को मेले का टिकट दिया जाएगा। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वह दोनों कंपटीशन के बारे में अपनी माँ को बताते हैं। माँ, आपको पता है एक फ्लाइंग कंपटीशन होने वाला है और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसको इनाम में मेले की टिकट दी जाएगी। माँ, क्यों ना हम भी इस फ्लाइंग कंपटीशन में हिस्सा लें? मेरे भोले बच्चे, ये कंपटीशन उड़ने वाले पक्षियों के लिए है और हम उड़ नहीं सकते क्योंकि हम बटेर हैं और बटेर सिर्फ तेज दौड़ सकते हैं। वह दोनों फिर से अपनी माँ की बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। फिर वह दोनों बड़े दुखी मन से अपने पिताजी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, पिताजी, हम ऐसे क्यों हैं? हमने क्या अपराध किया है कि हम और पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते? भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? आपको पता है, हमारे पास बस एक यही मौका बचा था टिकट जीतने का, वो भी हमारे हाथ से चला गया। हर पक्षी की एक खासियत होती है जो उसको जीने में सहायक होती है, लेकिन हम उड़ने वाले पक्षी नहीं हैं। पर ऊपर वाले ने हमें तेज दौड़ने की शक्ति दी है, जिससे हम उड़ भी सकते हैं। ये देखो बच्चों। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। ये हमारे पंख हैं बेटा। जिस चीज को बटेर पंख कह रहा था वो एक विमान था। मतलब पिताजी, आप भी कंपटीशन में हिस्सा लोगे? लेकिन वो कंपटीशन तो उड़ने वाले पक्षियों के लिए है। हाँ बेटा, मैं इस फ्लाइंग कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और तुम दोनों के लिए मेले का टिकट भी जीतने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों, इस कंपटीशन में वही हिस्सा ले सकता है जो उड़ सकता हो या जिसके पास पंख हो, और हमारे पास पंख हैं। मैं इन पंखों को काफी दिनों से बनाने में लगा हुआ था, क्योंकि मैं तुम दोनों को उदास नहीं देख सकता, और इसलिए मैं तुम दोनों के लिए इस प्रतियोगिता को जीत कर रहूंगा। ये देखकर वो दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उछलने कूदने लगते हैं। लेकिन यह सब एक कालू कौवा छिपकर देख रहा होता है और बोलता है, बाप रे बाप, ये क्या चीज है? लगता है ये बटेर इस फ्लाइंग कंपटीशन में इसी चीज के साथ हिस्सा लेने वाला है। ये तो गलत बात है। लगता है मुझे जल्दी से ये बात महाराज और महारानी को बता देनी चाहिए। फिर कालू कौवा महाराज और महारानी जी के पास जाता है और कहता है, महारानी जी, एक बटेर जो उड़ नहीं सकता है वो इस फ्लाइंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। उसने एक विशाल चीज का निर्माण किया है जिसे वो पंख कह रहा है, जिसकी मदद से वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। ये गलत बात है। इसमें गलत क्या है कालू भाई? यह फ्लाइंग कंपटीशन है। इसमें हर वो पक्षी हिस्सा ले सकता है जो उड़ सकता हो या उड़ना के तरीका जानता हो, चाहे वह उड़ने के लिए किसी भी चीज का उपयोग करे। महारानी की बात सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह कालू नहीं चाहता था कि कोई भी बटेर पे पक्षी जो उड़ नहीं सकता वह इस कंपटीशन में हिस्सा ले। कुछ दिनों के बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सभी पक्षी इस प्रतियोगिता के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कालू कौवा किसी भी तरह से बटेर को इस प्रतियोगिता से बाहर निकालना चाहता था। देवियों और सज्जनों, आप सभी का फ्लाइंग कंपटीशन में स्वागत है। कुछ ही देर में ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे इनाम में मेले का टिकट दिया जाएगा, और इस प्रतियोगिता के नियम अनुसार जो राज्य के बाहर से सबसे पहले चमत्कारी हीरा लाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अब सभी प्रतियोगी तैयार हो जाइए। महारानी जी की अनुमति पर यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। शुरू करो।
प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी एक दूसरे से तेज उड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बटेर काफी पीछे था। फिर वो अपनी पूरी शक्ति लगाता है और सबसे आगे हो जाता है, लेकिन बटेर को आगे आता देख कालू कौवा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बटेर के ऊपर हमला कर देता है। समझा बटेर, जमीन पर पैदा होने वाले पक्षियों को महत्व नहीं दूंगा। तुम लोग जमीन पर चलने के ख्वाब देख सकते हो और मैं तुम्हें जमीन पर ही पहुंचा दूंगा। तेरी ये गलत सोच है कालू। हर किसी पक्षी को अपना अधिकार होता है। फिर बटेर सभी पक्षियों से आगे पहुंच जाता है और कुछ ही देर में वह चमत्कारी हीरे के पास आ जाता है। बटेर उस हीरे को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि वह हीरा वाकई चमत्कारी था, क्योंकि वह एक कट्टे पेड़ के ऊपर हवा में उड़ रहा था। बटेर उसे देखता ही रहता है। जब वो हीरे को पकड़ता है तो कटे पेड़ की चमक गायब हो जाती है। अचानक ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अचानक से वर्षा होने लगती है। बटेर हीरे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी कालू कौवा उस पर फिर से हमला कर देता है। तुम्हें क्या लगता है कि प्रतियोगिता एक मामूली से टिकट के लिए है? नहीं, ये प्रतियोगिता इस हीरे के लिए है। जो भी इस हीरे को प्राप्त कर लेगा वह अनंत शक्तियों का मालिक हो जाएगा। सारी दुनिया उसके कदमों में होगी। लेकिन हमारे महाराज और महारानी जी ये नहीं चाहते, इसलिए तुम मुझे ये हीरा दे दो। पूरी हिफाजत और ईमानदारी से मैं इसे महाराज के कदमों में रख दूंगा। प्रतियोगिता की पूरी सच्चाई पता लगने के बाद बटेर हैरान होता है, लेकिन कालू की चालाकी समझ जाता है और वह और तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन कालू उस पर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से बटेर के मुंह से हीरा छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर कालू उस हीरे को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। फिर बिजली कालू पर पड़ती है और हीरा और कालू नीचे गिरने लगते हैं। तभी बटेर वापस आकर हीरे को फिर से पकड़ लेता है। जैसे जैसे बटेर अपने राज्य की तरफ पहुंचता है, वैसे ही मौसम साफ होने लगता है। सभी पक्षी प्रतियोगियों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सभी इस कंपटीशन का परिणाम जानने के लिए बेताब थे कि आखिर जीतेगा कौन। तभी बटेर वहां आ जाता है। देवियों और सज्जनों, हमारी इस प्रतियोगिता का विजेता हमें मिल गया है। फिर बटेर वो हीरा बक्से में रख देता है। तभी महारानी कहती हैं, सुनो बटेर भाई, हम तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहते हैं कि यह प्रतियोगिता एक मामूली टिकट के लिए नहीं थी, बल्कि उस पक्षी की पहचान के लिए थी जो खुद पर काबू रखे, सच्चा और ईमानदार हो। और यह सब चीजें तुम्हारे अंदर है, क्योंकि इस हीरे की शक्ति किसी को भी काबू करके गलत काम करवा सकती है। जैसा कालू के साथ हुआ था, उसे अपने वश में कर लिया था, लेकिन तुम्हें नहीं कर पाया क्योंकि तुम सच्चे हो। और हमने यह निर्णय लिया है कि आज से तुम हमारे राज्य के सेनापति हो। क्या तुम्हें यह अवसर स्वीकार है? मैं अपने जीते जी इस राज्य की पूरी तरह से सुरक्षा करूंगा। ये देखकर बटेर के दोनों बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पिता राज्य के सेनापति बन गए थे और उन्होंने मेले के लिए टिकट भी जीत लिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर के अंदर थी। तभी उसके टूटे फूटे घोंसले में से पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी छू रहा है। कहीं इस बारिश में ये घोंसला गिर ना जाए। गुड़िया के पापा अगर जिंदा होते तो हमारा भी पक्का घर बन गया होता। लेकिन हाय रे, ये किस्मत भगवान से ये भी नहीं देखा गया। अरे गुड़िया, भाग जल्दी से, घोंसला टूट रहा है। कुकू बाहर पानी में मजे कर रहा है, उसे भी साथ ले ले। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल जाती है और तभी उनका घर टूट जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वो बेघर हो गए थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। तभी वो रोने लगती है। हे भगवान, इस तेज बारिश में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कब तक भटकती रहूं? कहीं सर छुपाने के लिए छोटी सी जगह भी मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया से कहती है,
माँ वो देखो, उस घर का दरवाजा खुला है, चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, चलो चलकर देखते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। तभी वो उस जगह को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो एक शौचालय है। चलो अच्छा है, इसी में कुछ दिन गुजारते हैं और सुबह जाकर घर का सामान ले आएंगे। माँ भूख लगी है, खाना बना कर दे दो। माँ मुझे भी भूख लगी है। कहाँ से बनाकर खिला दूं इतनी तेज बारिश में? तुम लोग तो देख ही रहे हो, हम बेघर हो गए हैं। मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए छोड़ो, पानी पियो और सो जाओ। माँ पानी भी तो नहीं है। इतनी तेज बारिश हो रही है और तुझे पानी की कमी हो रही है। जा बाहर जाकर बारिश का पानी पी ले और मेरा दिमाग खराब मत कर, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है माँ, हम बाहर जाकर पानी पीते हैं, तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम दोनों बच्चे मेरा दिमाग खा जाते हो। दिन भर तुम दोनों की बक 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 चलती रहती है। सुबह से तुम लोग मुझे परेशान किए हुए हो। चलो अब यही कमबोर्ड के पास सो जाओ। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है और वो सभी खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है यहाँ पर? बहन, जो कोई भी है, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या बात है गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में आप मेरे घर क्यों आई हो? बहन, वो कालू ने आज मुझसे फिर झगड़ा किया। उसने मुझे मारा भी और तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत देर से बाहर भीग रही थी, फिर आपके घर चली आई। गोरी बहन, मेरा घर बारिश में टूट गया। अब मेरी जैसी बदनसीब का यही आशियाना है। छे, ये तो शौच घर है, इसमें ये चिड़िया कैसे रह रही हैं? खैर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करने आई हूँ। गोरी बहन अंदर आइए, मैं अभी आपके लिए गर्म चाय बनाती हूँ। आपको अच्छा लगेगा जब तक आप यहाँ आराम करो। रानो चाय बनाने चली जाती है। गोरी कौवी को इसी मौके का इंतजार था। वो चिड़िया का सारा भोजन चुराकर वहाँ से भागने लगती है। तभी गुड़िया तेज तेज चिल्लाती है, मम्मा वो काली आंटी सारा भोजन लेकर भाग गई। चोर कौवी, तू दाना लेकर भाग गई। रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक तो मेरे ऊपर कल ही मुसीबत का पहाड़ टूटा और आज तू मेरा भोजन लेकर भाग गई। रानो ने गौरी का पीछा किया, लेकिन तेज बारिश की वजह से वह उसे पकड़ ना सकी। गौरी कौवी अपने घर पहुंचती है। कालू कौवा दरवाजा खोले बैठा था। गौरी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। कालू, वो रानो चिड़िया मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं भी उसे चकमा देकर भाग गई। पर वो पता नहीं कैसे शौच घर में रह रही है। चोर गोरी, खोलो दरवाजा, मेरा दाना वापस मुझे दे दो। मैंने बहुत मेहनत से बारिश के लिए यह दाना इकट्ठा किया था, जिसे तुमने चुरा लिया। अब हम क्या खाएंगे? नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं खोलेंगे। अब यह दरवाजा तो तभी खुलेगा जब पूरा दाना खत्म हो जाएगा। तब तक तुम बारिश में बैठकर दरवाजा खुलने का इंतजार करो। कालू और गौरी, तुम दोनों बहुत बुरे हो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगी कि कैसे तुमने मेरा दाना चुराया। रानो चिड़िया दुखी होकर फिर वहाँ से चली आती है। कालू और गौरी मुफ्त का माल उड़ा रहे थे। वाह 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 गौरी, मजा आ गया दाना खाकर। क्या तरकीब लगाई है तुमने, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया भूख से रो रही थी। मम्मा भूख लगी है, गौरी आंटी ने सारा भोजन चुरा लिया। अब हम क्या खाएंगे मम्मा? गुड़िया तू रो मत, मैं कबूतर भैया के घर जा रही हूँ, शायद दाना मिल जाए। तू जरा तब तक बारिश का पानी पीकर पेट भर ले बेटा। ये कहकर रानो चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, अरे ओ कबूतर भैया, दरवाजा खोले। क्या हुआ रानू बहन, इतनी तेज बारिश में घर से बाहर क्यों आई? घर से बाहर निकलना पड़ा कबूतर भैया। उस गोरी ने मेरा सारा भोजन चुरा लिया। गुड़िया भूख से रो रही है और जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। वह कौवा और कौवी तो ऐसे ही हैं, मेहनत करना तो जानते नहीं, मुफ्त का माल ढूंढते फिरते हैं। चिड़िया बहन, मैंने भी बारिश के लिए थोड़ा अनाज इकट्ठा किया है, आप इसे लेकर जाएं। 1 सप्ताह आराम से गुजर जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कबूतर भैया रानो भोजन लेकर अपने घर आती है। जंगल में बारिश लगातार कई दिनों तक हो रही थी। कौवों का चुराया हुआ सारा भोजन खत्म हो जाता है। गोरी, रानो चिड़िया के यहाँ से लाया हुआ भोजन तो सब खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है।
कालू जी, वो चिड़िया तो अब अपने घर में मुझे घुसने नहीं देगी। मैं कबूतर के यहाँ जाती हूँ। इस बार मुझे बड़ा वाला झूठ बोलना पड़ेगा, तभी वो कबूतर मुझे अपने घर में आने देगा। ठीक कहा तुमने गोरी, मैंने देखा था उस कबूतर के घर में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। चलो हम दोनों चलते हैं और कोई नया बहाना बनाते हैं। कबूतर भाई, अरे ओ कबूतर भाई, दरवाजा खोलो, मेरे घर में पानी भर गया है, मुझे अपने घर के अंदर ले लो। चोर कौवे, भागो यहाँ से, मुझे सब पता है, तुम अब मेरे घर से अनाज चुराने आए हो। गोरी, लगता है चिड़िया ने इसे भी बता दिया, ये दरवाजा नहीं खोलेगा। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, घर वापस चलते हैं। भूख से तो नहीं, बारिश में भीग भाग कर बीमार पड़ जाएंगे और बिना दवा के मर जाएंगे। गोरी और कालू कौवा किसी तरह घर पहुंचते हैं। कालू, घर का दरवाजा तो बंद है, शायद कोई अंदर है। कालू कौवा खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। अरे बाप रे गोरी, घर के अंदर बुल्ला चील है और उसकी पत्नी है। अगर हम घर के अंदर गए तो ये दोनों हमें मारकर खा जाएंगे। कालू भोजन के चक्कर में ना हम घर के रहे ना घाट के, भोजन भी नहीं मिला और अपना घर भी इस चील ने हथिया लिया। हाँ गोरी, अब तो रानो भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसका भोजन चुराकर जो खाया था। पूरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी बारिश में भीगते हुए गुजारते हैं। अभी पूरी रात गुजरी भी नहीं थी कि एक जोरदार बिजली काले रंग के कारण उन दोनों के ऊपर आकर गिरती है। अगले दिन वो जंगल में पक्षियों को मरे पड़े मिलते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों मर गए, जंगल के पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। लेकिन राणो की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। उसे दुख था कि उनके जंगल के दो पक्षी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उन दोनों को मिट्टी में दबाकर अपने घर चली आती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल गई थी। जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले